नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी के लिए हम लोग जो बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स की, और साथ ही साथ इसमें जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है हमने, और साथ में स्टैटिक जीके को भी कवर करते चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहां पर देखते हैं। हाल ही में किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2024 में $100 बिलियन से भी अधिक हो गया है? तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि $100 बिलियन से अधिक का घाटा क्या हो गया है? व्यापार घाटा हो गया है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि व्यापार घाटा होता क्या है। तो व्यापार घाटा एक ऐसा घाटा होता है जिसमें किसी देश के द्वारा किसी वस्तु को निर्यात तो नहीं किया जाता किसी दूसरे देश को, लेकिन उस देश से आयात जरूर किया जाता है। तो यहां पर जो है भारत ने कुछ इसी प्रकार से किस देश के साथ जो है व्यापार घाटा जो है अपना बढ़ा लिया है। तो यहां पर याद रखना $100 बिलियन से भी अधिक का घाटा हो चुका है। तो आपको ये एक्यूरेट जो डाटा आपको याद रखना होगा, $118.4 बिलियन का यहां पर जो है भारत को व्यापार घाटा हो चुका है। वह देश कौन सा है? तो आपको बताना है रूस है, यूक्रेन है, ईरान है या फिर चीन है। तो यहां पर इसका सही आंसर आपको याद रखना होगा, चीन देश के साथ जो है हमने जो है अपना व्यापार घाटा को बढ़ा लिया है। आयात तो कर रहे हैं हम, लेकिन जो है अपने देश से निर्यात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर दिक्कत ये वाली बात है। तो यहां पर याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन की राजधानी की अगर बात की जाए तो चीन की राजधानी आपको अच्छे से याद रखना होगा, बीजिंग है। और यहां के जो अगर राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो यहां के राष्ट्रपति को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, शी जिनपिंग के नाम से आपको याद रखना होगा। ठीक है, शी जिनपिंग आपको नाम याद रखना होगा। चीन की मुद्रा की अगर बात की जाए तो चीन की मुद्रा आपको याद रखना है युआन। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन आपको याद रखना है, युआन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमने इसका आंसर देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारथी 1.0 पहल का उद्देश्य क्या है, जिसे हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नालसा के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यहां पर आपको बताना होगा कि जो सारथी नामक जो योजना है या जो एक पहल है, इसे कब लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है 30 सितंबर 2024 को इसे प्रारंभ किया गया था। लेकिन अभी ये चर्चाओं में क्यों आई है? क्योंकि इसने क्या किया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और नालसा के साथ जो है कार्य करना शुरू कर दिया है। तो ये कार्य किस क्षेत्र में किया जा रहा है? क्या देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, क्या वंचित समुदायों को जागरूकता और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, या भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, या युवाओं को डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, वंचित समुदायों को जागरूकता और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ये जो है सारथी नामक 1.0 पहल को शुरुआत की गई है। यहां पर बात की जाए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अगर बात की जाए तो वीरेंद्र कुमार को आपको याद रखना होगा। ठीक है, वीरेंद्र कुमार को आपको याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सारथी की शुरुआत कब हुई है? तो 30 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो ने अपनी नई भूमि कमान मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे कि मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड किस देश में स्थापित की है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है? नाटो की। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाता है। नाटो की अगर स्थापना की अगर बात की जाए तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हो जाती है। कब हो जाती है? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हो जाती है। नाटो का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना होगा ब्रुसेल्स में आपको जो है इसका मुख्यालय मिल जाएगा। और ब्रुसेल्स कहां पर है? तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना होगा कि ब्रुसेल्स कहां पर है? तो बेल्जियम नामक जो एक देश में आपको मिल जाएगा। अब ये बेल्जियम भी अगर कहां है तो यूरोप में आपको याद रखना होगा। ठीक है, यूरोप कंट्री का एक देश है। तो यहां तक हमने इस पॉइंट को समझ लिया कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्या किया है कि नई भूमि कमांड मल्टी कॉप्स लैंड कंपोनेंट कमांड किस देश में स्थापित की है? मतलब जो है नाटो के सदस्य जितने भी देश है, जैसे यहां पर नाटो के सदस्य देश जो है 32 सदस्य देश है, अगर उस पर किसी भी देश के ऊपर अगर आपत्ति आती, विपत्ति आती है, तो यहां पर जो है ये देश जो कमांड जो बनाई गई ये पूरी तरह से उसकी जो है सहायता करेगी। चलो, किस देश में स्थापित की है? फिनलैंड में, यूक्रेन में, या इजराइल में, या फिर ईरान में? तो यहां पर इसका सही आंसर बताना होगा। इसका सही आंसर आपको याद रखना है, उसका सही आंसर जो मिल जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड की अगर राजधानी की अगर बात की जाए तो हेलसिंकी आपको याद रखना है। ठीक है, हेलसिंकी आपको याद रखना है, याद रहेगा हेलसिंकी इसकी राजधानी है फिनलैंड की। यूक्रेन की राजधानी की अगर बात की जाए तो कीव है, इजराइल की जेरूसलम है, ईरान की तेहरान है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इसका सही आंसर क्या मिला हमें? नाटो का फिनलैंड में है।
अगला क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय नौसेना सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2024 का विषय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंडो पैसिफिक ओशियन जो है, हमारा जो हिंद महासागर है, उसमें जो है किस प्रकार से जो है ये सहायता करने के लिए जो है ये जो डायलॉग जो शुरू किया गया है। तो यहां पर याद रखना, इंडो पैसिफिक में संसाधन, भू राजनीतिक और सुरक्षा। तो ये इसी आंसर को अच्छे से याद रखना होगा कि जो है हमारा जो इंडो पैसिफिक ओशियन है, उसमें भू राजनीतिक और सुरक्षा को प्रदान करने के लिए जो है इस प्रकार से इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंडो पैसिफिक ओशियन है, यहां पर जितने भी देश की इसके आसपास वाले, जैसे इस वाले क्षेत्र में आते हैं या फिर इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में आते हैं, तो ये पूरे के पूरे जो है इसकी सहायता प्रदान करने के लिए, भू राजनीतिक और जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रकार से सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम की बात हो रही है, तो यहां पर आपको सही आंसर याद रखना है कि कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, कहां पर हुआ है? क्या दुबई में, क्या न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर टोक्यो में? तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है दुबई में। दुबई किसकी राजधानी है? तो यहां याद रखना होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? दुबई है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो इसका जो फोरम का, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की जो है 10वीं बैठक आयोजित की गई थी। कौन से क्रम की? 10वीं बैठक आयोजित की गई थी। और इसी 10वीं बैठक में यहां पर जो है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम की स्थापना की गई है। वो भी कहां पर की गई है? तो दुबई में की गई है। आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम की स्थापना कहां की गई है? तो दुबई में की गई है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम करता क्या है? तो पर्यावरणीय जितनी भी संबंधित समस्याएं होती है उन सब का जो है निराकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडनेस एंड रिस्पांस प्लान SPRP लॉन्च किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे जो जितने भी जो ऐसे जो संगठन की अगर बात होती है, अगर उसके द्वारा जो कोई प्लान लॉन्च किया जाता है तो उसको अच्छे से याद रखना होगा। क्या विश्व बैंक ने लॉन्च किया है? क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लॉन्च किया? या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसे कहा जाता है, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहा जाता है, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है क्या? तो यहां पर आपको बताना होगा, जैसे यहां पर इसका सही आंसर जो आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो यहां पर देखते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1944-45 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो वाशिंगटन DC में आपको जो है इसका मुख्यालय मिल जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन DC। यहां पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब जो पर्यावरणीय संबंधित मुद्दों को पूरी तरह से ये जो संरक्षित और सुरक्षित करने का जो कार्य करता है, UNEP की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1972 में इसकी स्थापना हो जाती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो केन्या में भी कहां है? तो नैरोबी में आपको याद रखना है। ठीक है, नैरोबी में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, UNEP का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। यहां पर जो है ILO की बात हो रही है, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो 1919 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, ILO की स्थापना कहां पर हुई? तो इसकी भी स्थापना की अगर बात की जाए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको याद रखना है। यहीं पर WHO की भी अगर बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948, ठीक है, इसकी डेट सहित आपको याद रखना होगा, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो जेनेवा, और ये जेनेवा है कहां? तो स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो बर्न है। और स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो आपको इस पॉइंट के अनुसार जो इन तथ्यों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। WHO ने, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया है, WHO ने हाल ही में किस वायरस के लिए एलिनिटी MPXV ऐसे रियल टाइम PCR डायग्नोस्टिक टेस्ट को मंजूरी दी है? ये टेस्ट से संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? WHO की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा एक संगठन है जो स्वास्थ्य के ऊपर कार्य करता है। तो यहां पर आपको बताना है किस बीमारी के टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। क्या एमपॉक्स है, क्या जीका है, क्या डेंगू है, क्या इबोला है? तो यहां पर आपको बताना होगा, जैसे आप यहां पर जो है डायग्राम या चित्र देख पा रहे हैं, तो शरीर के ऊपर जो है, हाथों के ऊपर जो है यहां पर जो है छोटे छोटे दाने आ चुके हैं। तो वो किस बीमारी के लक्षण है? तो आपको बताना है एमपॉक्स बीमारी के लक्षण है, जिसके लिए इस टीके को जो पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है। और ये एमपॉक्स जो है, एमपॉक्स को पहले क्या कहा जाता था? मंकी
मंकी पॉक्स कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन WHO के अनुसार इसका नाम बदलकर 2022 में क्या कर दिया गया? एम पॉक्स कर दिया गया। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा। यहां तक क्लियर हुआ? इसका सही आंसर याद रखेंगे एम पॉक्स। अगला है, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के अनुभव साझा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो आपको बताना होगा प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसे कब लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना होगा सन 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। तो अभी इसका क्वेश्चन क्यों बन रहा है? तो यहां पर याद रखना, क्योंकि सेवानिवृत्त सरकारी जितने कर्मचारी होते हैं उनको अनुभव साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है सुरक्षा है, निश्चित है, अनुभव या फिर जो है संकल्प है। तो इसका प्लेटफॉर्म का नाम आपको याद रखना है, कौन सा है? अनुभव। इसी अनुभव प्लेटफॉर्म में जाकर के जो सरकारी कर्मचारी जितने भी जो है अपने पद त्याग देते हैं या फिर जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो अनुभव अपना जो है साझा करेंगे इस अनुभव प्लेटफॉर्म पर। समझ में आया? तो यहां पर जो है इस प्लेटफॉर्म की जो है शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और ये जो है 2015 में इसकी जो शुरुआत की गई थी। अभी ये चर्चाओं में क्यों आया है? तो यहां पर याद रखना, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार की भी घोषणा की जाएगी। मतलब यहां देखा जाएगा कि राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार की यहां पर जो है घोषणा की जाएगी। मतलब जो है अनुभव के आधार पर किसका ज्यादा अनुभव रहा है तो उसे 2025 का यह पुरस्कार दिया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? और ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ तो आपको इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। तो इसका सही आंसर क्या मिला हमें? अनुभव। भारत ने हाल ही में किस बैक्टीरियल संक्रमण को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बताना है ट्रेकोमा है, टेटनेस है, ट्यूबरक्लोसिस है या फिर टाइफाइड है। तो आपको जैसे यहां पर जो है चित्र देख पा रहे हैं तो किस बीमारी से संबंधित है? आंखों से संबंधित बीमारी है। और आंखों से संबंधित बीमारी आपको जैसे यहां पर नजर आ रही है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा के साथ में आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा, ग्लूकोमा। तो यहां ठीक है, ग्लूकोमा, आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। आंखों में होने वाली बीमारी कौन सी है? ट्रेकोमा और ग्लूकोमा। तो इसको जो है पूरी तरह से जो है भारत ने समाप्त कर दिया है। कहां से? भारत से। मतलब यहां देखो, यहां आंसर आपको याद रखना होगा कि ट्रेकोमा बीमारी जो है पूरी तरह से भारत से समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ भारत ने एक और बीमारी जो है जिसका नाम है मेनिनजाइटिस। ये जो बीमारी है मस्तिष्क में होने वाली बीमारी है। और मस्तिष्क में होने वाली बीमारी से पूरी तरह से भारत कब तक निजात पा लेगा? तो 2030 का इसका जो है लक्ष्य रखा गया है कि 2030 में पूरी तरह से 2030 तक जो है मेनिनजाइटिस जो है मस्तिष्क का बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या मिला हमें? ट्रेकोमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य 6000 क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत ने एक और नई उपलब्धि हासिल की है। मत्स्य 6000 क्या है? जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक जो है पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया है। अब यहां पर यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला समुद्र यान मिशन है। कौन सा? मत्स्य 6000। मतलब समुद्र के अंदर जो है परीक्षण करने के लिए जो है भारत ने एक ऐसा मिशन तैयार किया है जिसका नाम क्या रखा गया है? मत्स्य 6000। ये क्या किया है कि यहां पर याद रखना कि रिसेंटली 12 फरवरी 2025 को ये जो तमिलनाडु के तट से समुद्र में उतरा है। और समुद्र में उतरने के बाद आज दिनांक में पूरी तरह सफलतापूर्वक जो है 500 मीटर गहराई तक ये पहुंच चुका है, इसलिए ज्यादा चर्चाओं में है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहां पर आपको बताना है कि एक नौसैनिक युद्धपोत है, या एक गहरे समुद्र में शोध करने वाला एक पोत है, या एक चौथी पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाली एक पनडुब्बी है, या एक पानी के नीचे चलने वाला एक ड्रोन है। तो यहां पर इसका सही आंसर बताना है कि एक चौथी पीढ़ी का एक गहरे समुद्र में चलने वाली एक क्या है? पनडुब्बी है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, कब लॉन्च की गई है? तो इसे 12 फरवरी 2025 को लॉन्च की गई है। तो ये भारत का पहला समुद्रयान मिशन भी है, आपको इसको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, समुद्रयान मिशन।
चलिए, तो इसी प्रकार से हमने जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स को समझ लिया है पूरी तरह से, और यहां पर जितने भी तथ्य जो बनते हैं हम उनको भी कवर करते चल रहे हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।